ससुराल में अफवाह। नीलम और सविता दोनों देवरानी जिठानी एक साथ एक ही घर में रहती थी, पर फिर भी उन दोनों में जरा भी प्यार नहीं था। वो दोनों ऊपर से तो प्यार से बातें करती, पर मन ही मन एक दूसरे को गाली दिया करती। ऐसे ही एक दिन, सविता तुम रहने दो, आज मैं रोटी बना देती हूँ। ठीक है दीदी, अगर आप आज रोटी बनाना चाहती हो तो बना लीजिए। वैसे भी ना मेरा कमरा बहुत गंदा हो गया है, तो मैं सोच रही थी आज अपना कमरा साफ़ कर लूँ। देखो तो कैसी बेशर्म है। मैंने एक बार मना क्या कर दिया, छोड़कर भी चली गई। ये नहीं कि दिल रखने के लिए ही बोल दे कि दीदी आप रहने दो, मैं बना देती हूँ। जेठानी जी, मैं आपकी सारी चालाकियों को जानती हूँ। आपको क्या लगा आप अच्छे बनने का ढोंग करोगी और मैं बेवकूफ़ बन जाऊँगी? मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आपको। इतना बोलकर सविता वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नीलम अशोक से नूडल्स मंगवाती है। जैसे ही अशोक नूडल्स लेकर आता है तो वो अपने कमरे में ले जाती है और अकेले ही खाने लगती है। ये देखकर अशोक नीलम से कहता है, अरे यार तुम राक्षस हो क्या? अकेले ही सारा लेकर बैठ गई। मैं पूरे घर के लिए लेकर आया था। एक प्लेट अपनी देवरानी को भी दे दो। आपको अपने छोटे भाई और उसकी बीवी के लिए बहुत दुख होता है ना। अपने छोटे भाई और उसकी बीवी के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। नीलम, तुम्हारी बातें सुनकर ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं उनके बारे में सोच नहीं रहा हूँ, पर वो मेरे भाई हैं और हम दोनों एक साथ एक ही घर में रहते हैं, और इस तरह से कुछ भी चीज़ लाकर अपने कमरे में छुपकर खाना सही नहीं है। क्या सही नहीं है? हैं? क्या सही नहीं है? चुप रहो, आपको कुछ नहीं पता। आप जितने भोले हो, आपका भाई उतना ही शातिर है। और मेरी वो चुड़ैल देवरानी मेरे देवर से रंग रंग की चीजें मंगवाती है और अकेले कमरे में बैठकर ठोस जाती है। क्या वो आकर एक बार भी पूछती है, दीदी कुछ खा लो? या मुझे आकर कुछ देती है जो मैं अपने पति का लाया हुआ उससे कुछ दूं? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे अपने देवर देवरानी को नहीं दे सकते, कम से कम मेरी माँ को तो दे दो। मैं उनके लिए लाया था, उनका हिस्सा तो मत खा जाओ। पता नहीं कैसे आदमी से मेरा पल्ला पड़ गया है। औरों के आदमी अपनी बीवी के लिए कितना कुछ लेकर आते हैं, पर मेरे पति को तो अपने घर वालों की चिंता से फुर्सत ही नहीं मिलती। जा रही हूँ आपकी माँ को देने। हाँ? ना चाहते हुए भी नीलम कुछ नूडल्स अपनी सास के कमरे में ले जाती है और अपनी सास को नूडल्स देते हुए कहती है, ये नूडल्स अशोक जी आपके लिए लेकर आए थे, अपने छोटे बेटे बहू को मत दे देना। ऐसा क्या अशोक ने कहा है? मेरा अशोक ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। जरूर तूने ही कुछ बोला होगा। फिर से शुरू हो गई आप। इसीलिए मैं आपको देने नहीं आ रही थी, पर आपके बेटे को आपकी और इस घर की इतनी चिंता लगी रहती है। अब चुपचाप से खा लीजिए, वरना ये भी नहीं मिलेगा। फिर मत कहना बड़ी बहू कुछ देती नहीं। और एक बात, उसे सविता को मत बताना। उस चुड़ैल को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। देख बड़ी बहू, सविता तेरी देवरानी है और तू उसे जितना बुरा समझती है, जितना उससे चिढ़ती है, वो इतनी बुरी नहीं है। माँ जी, आप तो उसकी तारीफ करते करते नहीं थकती, पर मैं यहाँ उसकी तारीफें सुनने के लिए नहीं आई हूँ। जा रही हूँ। वैसे भी आपके भाषण की वजह से मेरे नूडल्स ठंडे हो गए, अब मज़ा ही नहीं आएगा उन्हें खाने में। इतना बोलकर नीलम वहाँ से चली जाती है। अपनी बहू का ये रवैया देखकर पार्वती को बहुत दुख होता है, पर वो कुछ नहीं कहती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सविता रात के 11:30 बजे सबकी नज़रों से छुपाती हुई अपनी सास के कमरे में आती है और अपनी सास को गोलगप्पे देते हुए कहती है, माँ जी ये लीजिए गोलगप्पे, मैंने ना ये अर्पित जी से मंगवाए थे। बड़ी मुश्किल से बचते बचाते आपके लिए ये गोलगप्पे लेकर आई हूँ। अगर जिठानी जी की नज़र पड़ गई ना तो ये गोलगप्पे किसी के मुंह में ही नहीं जाएंगे। तो क्या हुआ बहू, अगर थोड़ा सा बड़ी बहू भी खा लेगी तो है? वैसे भी मैं कहाँ गोलगप्पे खाती हूँ। तू उसे ही जाकर दे दे। अगर तू खुद आगे से बढ़कर उसे कुछ देगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। हाँ जी, अगर मैं दीदी के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दूँ ना तो भी वो मुझसे खुश नहीं होंगी। और उन्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कैसे वो चिड़ से चीज़ें मंगवा कर छुप छुप कर खाती हैं, जबकि अर्पित जी पूरे घर के लिए लेकर आते हैं
और जो भी लाते हैं सबको देते हैं। अरे कोई बात नहीं बहू, वो तुझसे बड़ी है ना। वही तो माँ जी, जिठानी जी मुझसे बड़ी हैं, इसीलिए लिहाज करती हूँ, वरना मैं तो उन्हें लाइन पर ला देती। अच्छा माँ जी, चलती हूँ मैं, आप अकेले खाना, हाँ, जिठानी जी को मत देना, वरना कहेंगी कि मैं उनसे छुपकर गोलगप्पे खाती हूँ। सविता और नीलम दोनों ही अपनी सास की खूब सेवा करती और हमेशा अपनी सास का दिल जीतने में लगी रहती। वो दोनों अपनी सास की सेवा करके एक दूसरे को नीचा दिखाती और ये जताने की कोशिश करती कि कौन सबसे ज़्यादा संस्कारी बहू है। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि अब आप बाज़ार मत जाया कीजिए, मोहल्ले में भी तो सब्ज़ी वाला आता है, अगर आपको उसकी सब्ज़ी नहीं पसंद तो मुझे कह दीजिए, मैं ला दिया करूँगी। माँ जी, हमारे होते हुए आप क्यों दौड़ भाग करती हैं? आपके पैरों में भी दर्द होता है ना? लाइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ, और कल से आपको कुछ भी काम हो ना, कहीं भी जाना हो तो मुझे बुला लेना। क्यों दीदी, मैं भी तो इस घर की छोटी बहू हूँ, माँ जी मुझे भी तो याद कर सकती हैं। और वैसे भी आपको तो अपने कपड़े धोने थे ना, हाँ, आप जाकर अपने कपड़े धो लीजिए, माँ जी की सेवा मैं कर लूँगी। आइए माँ जी, आपकी दवाई का समय भी हो गया है। अरे बहू, तुम दोनों अपना काम कर लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई कि तुम दोनों के सहारे बैठ जाऊं। इतना बोलकर पार्वती अपने कमरे में चली जाती है और दोनों देवरानी जिठानी एक दूसरे को देखकर मुंह बनाकर चली जाती है और अपने अपने कामों में लग जाती है। और दोनों बहू इसी तरह अपनी सास की चमचागिरी में लगी रहती है। देखिए माँ जी, सविता को तो आपकी परवाह ही नहीं है, इसलिए इतनी मसालेदार पनीर की सब्जी बना दी, पर आप मेरे हाथ की दाल मखनी खाइए, इससे ना आपके पेट में गैस भी नहीं बनेगी। दीदी, आप दुनिया की पहली ऐसी औरत है जो पनीर के खाने से गैस बता रही हैं, जबकि पनीर तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और वैसे भी माँ जी, आज मैंने आपकी तबीयत को ध्यान में रख कर सब्जी बनाई है, इसमें बिल्कुल भी मिर्ची नहीं है और बहुत कम मसाले हैं। अरे बहू, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे लिए मेरी कौन से बहू ने क्या बनाया और क्या सोच कर बनाया। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। और तुम दोनों में प्यार भी ना मुझे समझ में नहीं आता कि तुम दोनों एक दूसरे से इतना नफरत क्यों करती हो। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसे कुछ भी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल नहीं चिढ़ते, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। हाँ माँ जी, हम दोनों देवरानी जिठानी में तो बहुत प्यार है। क्यों दीदी, सही कहा ना मैंने? हाँ सही कहा, बहुत प्यार है। मुझे तो इससे इतना प्यार है कि दिल करता है इस चुड़ैल के सर के सारे बाल ही नोच लूं। मैं जानती हूँ जिठानी जी, आप मुझसे रत्ती भर भी प्यार नहीं करती, आपको माँ जी के सामने अच्छा भी तो बनना है। सविता और नीलम दोनों ही अपनी सास के सामने मुस्कुराती है और झूठा प्यार दिखाती है, पर मन ही मन एक दूसरे को भला बुरा कहकर मुंह तोड़कर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर पार्वती खुद से कहती है, ये दोनों मुझे कितना बेवकूफ़ समझती है। उन्हें लगता है कि मैं जानती ही नहीं कि ये दोनों एक दूसरे से कितना चिढ़ती है। पर मैं ऐसा क्या करूं ताकि मेरे बहू के बीच की कड़वाहट खत्म हो जाए और वो दोनों एक दूसरे को गलत ना समझकर एक दूसरे से प्यार करें, ताकि मेरा घर हमेशा सुख शांति और खुशियों से भरा रहे। और ये तभी हो सकता है जब मेरी बहू के बीच में प्यार हो। जहाँ एक तरफ पार्वती अपनी दोनों बहू के बीच में प्यार दिखना चाहती थी, तो वहीं समय के साथ धीरे धीरे दोनों देवरानी जिठानी के बीच की कड़वाहट भी बढ़ती जा रही थी। पर तभी एक दिन पार्वती की बेटी कोमल का फोन आता है। तो अब तक आपने देखा कि किस तरह से पार्वती की दोनों बहुओं के बीच में कड़वाहट बढ़ती ही जा रही है, जिस वजह से अब पार्वती भी परेशान रहने लगी है। पर एक दिन पार्वती की बेटी कोमल का फोन आता है। अपनी बेटी का फ़ोन देखकर पार्वती बहुत खुश होती है। चलो, आखिर तूने अपनी माँ को फ़ोन तो किया, वरना मुझे तो लगा था कि तू मुझे भूल ही गई है। तुझे अपनी माँ की याद नहीं आती क्या? माँ, मुझे सबकी याद आती है, इसीलिए तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार मैं 2 महीने के लिए आपसे और भाभी से मिलने आ जाऊँ। कल ही आ रही हूँ मैं, तो मेरा अच्छे से स्वागत करना। अरे तेरे स्वागत में कोई कमी नहीं रहेगी, तू आराम से आ। वैसे भी तेरी दोनों भाभी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती है,
इसलिए जब तू आएगी तो वो दोनों तेरे आगे महान बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। माँ परेशान मत हो, मैं कल आ रही हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। कोमल एक तेज और समझदार लड़की थी जिसने अपने ससुराल को भी बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। अब अगले दिन कोमल अपने मायके पहुंचती है जहां उसके स्वागत में उसकी दोनों भाभियां कोई कमी नहीं छोड़ती। अरे दीदी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, मेरे हाथों का भी तो खाना खाओ, या फिर सब अपनी छोटी भाभी के हाथों का ही खाओगी। भाभी, आप दोनों ने सिर्फ मेरी पसंद का खाना ही बनाया है और सारा खाना लाजवाब है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि किसके हाथ का खाना खाओ, इसलिए मेरी नज़रों के सामने जो जो आ रहा है मैं सब खा रही हूँ। पर सच कहूँ, खाना सच में लाजवाब बना है। इतना बोलकर कोमल मज़े से खाना खाने लगती है। नीलम जब देखती है कि कोमल सिर्फ सविता के हाथों का बना खाना खा रही है तो उससे अपनी देवरानी से जलन होने लगती है और वो कोमल के लिए ओरियो शेक बनाकर लेकर आती है। ओहो, इतनी गर्मी हो रही है, सिर्फ खाना ही खाओगी क्या? अरे कुछ ठंडा भी पीजिए, ये लीजिए, आपके लिए आपका फेवरेट ओरियो शेक बनाकर लाई हूँ। और भी कुछ चाहिए तो अभी बता दो। अरे वाह भाभी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। दीदी, आपने इतना सब कुछ खा लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको खाना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो, और ओरियो शेक से आपके पेट में गड़बड़ भी हो सकती है। तो मैं ना आपको नींबू पानी बनाकर ला देती हूँ। अरे भाभी, सब कुछ आज ही खिला दोगी? हाँ, कल के लिए कुछ नहीं रखना। मैं 2 महीने यहाँ हूँ, मैं भी देखती हूँ इन 2 महीनों में आप दोनों मेरी कितनी सेवा करती हो। फिलहाल तो मैं खा खा कर थक चुकी हूँ, पेट भी हाउसफुल हो चुका है। अब मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। वैसे माँ कहाँ है? जब से आई हूँ माँ नजर ही नहीं आ रही। अरे देखो ना दीदी, माँ की कितनी सेवा करती हूँ मैं नहीं चाहती कि वो बीमार पड़े, इसलिए मैं उन्हें कहती हूँ कि वो रहने दे, पर वो है कि मेरी सुनती नहीं। हमेशा बाजार चली जाती हैं, पार्क चली जाती है, तो कभी किसी काम के लिए कहीं चली जाती है, मानो जैसे घर में उनका मन ही नहीं लगता। अब जिस घर में आप जैसी बहू हो वहाँ सास का मन कैसे लग सकता है दीदी? मेरा मतलब है आप ही सारा काम कर देती हैं ना, तो माँ जी घर में बोर हो जाती होंगी। मैं तुम्हारे सारे मतलब बहुत अच्छे से समझ रही हूँ मेरी प्यारी देवरानी। वैसे आज रसोई साफ़ करने की बारी तुम्हारी है, आई होप तुम अच्छे से कर दोगी। चलिए ना दीदी, हम दोनों कमरे में चलकर बातें करते हैं। नीलम अपनी ननद के सामने एक बार फिर से झूठे प्यार का दिखावा करती है और वहाँ से अपनी ननद को लेकर चली जाती है, पर कोमल अपनी भाभियों के बीच का अनबन और तनाव देख लेती है। माँ बिल्कुल सही कह रही थी, भाभियों के अंदर एक दूसरे के लिए ना इज्जत है और ना ही प्यार, बस दिखावा करती है। पर मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ताकि उनका दिखावा सच में प्यार में बदल सके। अब क्या था, कोमल ठान लेती है कि वो अपनी भाभियों के बीच की नफ़रत को ख़त्म करेगी और उनके बीच में प्यार लाएगी। अब इसी तरह से देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब नीलम खाना बना रही थी तो कोमल नीलम के पास जाती है। अरे भाभी, आज भी आप खाना बना रही हैं? अब मुझे छोटी भाभी की बातों पर विश्वास हो रहा है, अब सच में खाना बहुत टेस्टी बनाती हैं, तभी तो घर में सब आपके खाने की तारीफ़ करते हैं। बस यही कारण है कि छोटी भाभी खाना बनाना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है जब कोई आपकी तारीफ़ करता है। दीदी, लगता है आपने कुछ गलत सुन लिया, वो चुड़ैल मेरी तारीफ़ सुनकर कभी खुश हो ही नहीं सकती। हो सकता है मेरी आंखों को और कानों को ये धोखा हो, पर कल जब मैं आपके खाने की तारीफ़ कर रही थी तो माँ से ज़्यादा तो भाभी ही तारीफ़ करने लगी। और जिस दिन मैं आई थी ना, उस दिन भी मैंने देखा छोटी भाभी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और आपकी बड़ी तारीफ़ कर रही थी। मुझे तो ये चीज़ हज़म ही नहीं हुई, अब मेरा क्या जाता है। इतना बोलकर कोमल अब छोटी भाभी सविता के कमरे में जाती है, जहाँ सविता पूरे घर के कपड़े अकेले प्रेस कर रही थी। सच में भाभी, आप घर का बहुत काम करती हैं, तभी तो नीलम भाभी को आपके लिए इतना बुरा लगता है और वो किचन की जिम्मेदारी अकेली संभालती है ताकि आपको थोड़ा आराम मिल सके। दीदी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है,
आप जानती नहीं हो दीदी को, पर मैं तो उनकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। जानबूझकर उन्होंने किचन का काम ले लिया ताकि पूरे दिन मैं घर की सफाई करके नौकरानी बनी रहूं। उनका काम ही क्या है, 3 वक्त का खाना और बर्तन करना। पर मुझे देखो, सही कह रही हैं भाभी आप, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद बड़ी भाभी। पर जब कल मैंने उन्हें देखा कि वो सफाई कर रही हैं और माँ जी से कह रही थी कि आप अकेले घर का काम करके थक जाती हो और इसीलिए रसोई की सफाई कर रही हो, तो मुझे लगा शायद वो माँ की नज़र में अच्छे बनने की कोशिश कर रही है। पर फिर मैंने देखा कि जब आप सो रही थी तो वो आपका सर दबा रही है और आपके लिए दवाई भी लेकर आई। आज आपने दवाई खाई थी ना, वो भाभी ही तो लेकर आई थी। इस तरह से कोमल अपनी दोनों भाभियों के पास जाकर एक दूसरे की तारीफ करती है और ये दिखाती है कि उसकी दोनों भाभियां कितनी अच्छी है। अब दोनों देवरानी जेठानी के मन में एक दूसरे के लिए कड़वाहट कम होने लगती है और उन्हें कोमल की बातों पर विश्वास होने लगता है। ऐसे ही एक दिन सविता देखती है कि उसकी जेठानी उसके कमरे की सफाई कर रही है। अरे दीदी तो सच में मेरे कमरे की सफाई कर रही है। इसका मतलब कोमल दीदी बिल्कुल सच कह रही थी। मैं ही बुरी हूँ जो इतनी अच्छी जेठानी की कदर नहीं करती। ये देखकर सविता को बहुत अफसोस होता है। वो अपनी जेठानी की मदद करने लगती है। तो वहीं दूसरी ओर जब नीलम ये देखती है कि सविता बार बार आकर घर के कामों में उसका हाथ बटा रही है और बाहर के लोगों से उसके लिए लड़ाई कर रही है, तो उसे भी कोमल की बातों पर विश्वास हो जाता है। उसके मन से भी अपनी देवरानी के लिए सारी चिढ़ खत्म हो जाती है। सब सही कहते रहे, पर मैंने ही किसी की बात पर विश्वास नहीं किया। भगवान ने मुझे कितनी अच्छी देवरानी दी है। सविता सच में मुझसे कितना प्यार करती है, पर मैं ही उससे जलती रही। क्या हुआ दीदी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ये सोच रही हूँ कि ननद जी के घर में आने से कितना कुछ सही हो गया ना, पर अब उनके जाने का समय हो रहा है। उनके जाने के बाद तो ये घर खाली हो जाएगा। और ये भी सोच रही हूँ कि मैंने तुम्हें पहचानने में कितनी देर कर दी, पर अब नहीं। अब मैं अपनी देवरानी को छोटी बहन की तरह प्यार करूँगी, जैसे तुम मुझसे करती हो। इस तरह से कोमल आकर अपनी दोनों भाभियों के बीच की कड़वाहट खत्म कर देती है और अपने ससुराल चली जाती है। कोमल के जाने के बाद दोनों ही देवरानी जेठानी के बीच का प्यार बढ़ने लगता है और ये देखकर पार्वती को बहुत अच्छा लगता है।